अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आपका JNU ऑफिशियल चैनल में। आपको मालूम है कि इस चैनल से DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उर्दू का बहुत सारे सेट डाला हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की उर्दू तैयारी के लिए जो NCERT की तरफ से उर्दू का बुक छपा है, उस बुक से इन सवालों को लिया गया है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप DLED कर रहे हैं। और DLED क्यों कर रहा है? DLED इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचर बने, जिसे इंग्लिश में टीचर और उर्दू में उस्ताद बोलते हैं। तो एक उस्ताद बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और किन किन चीज़ों को जानना आपके लिए अहम है, इसलिए आप इन सवालों को मिस ना करें और ध्यानपूर्वक इन सवालों को हल करें। चलिए दोस्तों, हम लोग सवालों को हल करना शुरू करते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वीडियो को मिस ना करें। सवाल है, ज़ुबान की महारतों का फ़रोग़। ज़ुबान की महारतों का फ़रोग़, यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ुबान की महारतों का फ़रोग़। तो दोस्तों, ज़ुबान की महारतों का जो फ़रोग़ है, यानी यहाँ पे ज़ुबान के मानी आप समझ ही रहे हैं। ज़ुबान के मानी होता है लैंग्वेज इंग्लिश में, और हिंदी में उसे भाषा बोलते हैं, और उर्दू में उसे ज़ुबान कहते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है ज़ुबान की महारतों का फ़रोग़। तो ज़ुबान की महारतों का फ़रोग़ यानी ज़ुबान को महारत, यानी उर्दू ज़ुबान हम पढ़ रहे हैं तो उर्दू का फ़रोग़। जवाब यहाँ लिखा हुआ है कि ज़ुबान की महारतों का फ़रोग़, ये सवाल है। और जवाब देखिए दोस्तों, जवाब है कुदरत ने इंसान को क़ुव्वत गोयाई अता कर अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इंसान क्या है? तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। गोयाई, इंसान को क़ुव्वत गोयाई अता कर अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और क़ुव्वत समाअत यानी सुनने की ताकत, और क़ुव्वत गोयाई इंसान के लिए कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। यानी इंसान के लिए जो क़ुव्वत समाअत यानी सुनने की जो ताकत है, वो इंसान के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। और इंसान यानी समझ, फ़हम और इदराक के शाबे का ज़ुबान का इस्तेमाल करके ही दुनिया की तमाम लज्जतों से आशना होता है। यानी इंसान उन तमाम चीज़ों को सुनकर यानी समझ, यानी जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं होगा, और जब तक आप सुनेंगे तभी आप बोल पाएंगे। इसलिए पहले हमारी जो लिसनिंग होती है, यानी जो कान होते हैं, वो हमें पहले हम लोग सुनते हैं, और फिर अपने ज़ुबान से यानी अपने मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, तो हम लोग कोई अपने ज़ुबान में बात करते हैं, जैसा कि कोई हिंदी में बात कर रहा होता है, कोई इंग्लिश में या कोई उर्दू में। जो भी लैंग्वेज में बात करे उसे ज़ुबान कहा जाता है। दुनिया की तमाम लज्जतों से आशना होता है, यानी हम किसी को सुन पा रहे हैं, इसलिए हम तमाम दुनिया की लज्जतों से यानी मज़ा, जो भी चीज़ से यानी किसी से बात करने में अगर आपको इंटरेस्ट है, जो मज़ा मिल रही है, तो वो क्या लज्जतों से आशना होता है, यानी हमें आशना होता है। ज़बान की बुनियाद पर ही इंसान अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात की तरसील करता है। ज़बान ही इंसान को इंसानों से जोड़ती है। देखिए, एक ज़बान ही है, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ती है। अगर आप एक इंसान से दूसरे इंसान में कम्युनिकेशन यानी बात करने का ज़ुबान नहीं हो तो कैसे बात करेंगे? इसलिए ज़ुबान ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है और इनसे रिश्ता तैयार करती है, यानी रिश्ता तैयार करती है। क्या करती है दोस्तों? रिश्ता तैयार करती है। गुज़श्ता नस्लों को आने वाली नस्लों से जोड़ने का काम भी ज़ुबान ही अंजाम देती है। देखिए, यानी आइंदा जो नस्ल आने वाली है, तो उनको भी जोड़ने का जो काम करते हैं वो ज़ुबान ही करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? ज़ुबान ही करते हैं। ज़बान के तो सतह से ही माजी के कारनामों, इजादात और इनकशाफ और तहरीक और तजुर्बात का इल्म इंसान को हासिल होता है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में ज़ुबान का सही इल्म और समझ इस हैवान नातिक के लिए लाजिम अमर है। देखिए, हम लोगों में
जानवर और इंसानों में फ़र्क क्या है? ज़ुबान का ही फ़र्क है। देखिए, अगर जानवर और इंसान में देखेंगे तो सब कुछ सेम होता है। कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंसान के तरह हाथ पैर सब कुछ होते हैं, बट अगर आपने बंदर देखा होगा तो बंदर का शक्ल और सब कुछ इंसान की तरह होता है, बट उसके पास ज़ुबान नहीं है, उसके पास बात करने का तरीका या उसे बात करना नहीं आता है, इसलिए उसे अशरफुल मखलूक़ात नहीं कहा गया है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके पास समाअत यानी सुनने की भी ताकत है, और ज़बान यानी इसे बोलने की भी ताकत है, समझ इसको समझ भी है, और इसे अक़ल व फ़हम यानी सब कुछ दिया गया है। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने इसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। लाजिम अमर है, हैवान नातिक़ के लाजिमी अमर है। बच्चों को सिखाने में सबसे पहली चीज़ ये है, उसमें देखिए आप यहाँ क्या कह रहे हैं, बच्चों को सिखाने में सबसे पहले चीज़ ये है, क्योंकि आप एक उस्ताद बन रहे हैं। डीएलएड करने का मतलब ही होता है कि आप एक उस्ताद बन रहे हैं। उस्ताद अगर उर्दू रखे हैं तो आप उर्दू का भी उस्ताद बनेंगे। तो उस्ताद को पहले उस्ताद कैसे बने और उस्ताद कैसा होना चाहिए, इस सवाल में भी उसके बारे में बात होगी। पहली चीज़ वो उसमें बच्चों की दिलचस्पों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे के दिलचस्पियों का ख्याल रखना है। आप सिर्फ गुस्से और डंडा से अगर काम लेंगे तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। जब तक उस बच्चे में आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे, उसको हंसी मजाक और उसके दिलचस्पियों के मुताबिक नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा आपके पास नहीं पढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि उस बच्चे के अंदर में जो दिलचस्पियों का ख्याल रखना चाहिए। मसलन बच्चों को खेल कूद पसंद है, इसलिए सीखने के तरीक़ों में खेल कूद और आज़ादी की फ़ज़ा होनी चाहिए। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों को खेलने से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होता है, इसलिए बच्चों के साथ खेल कूद पसंद है, इसलिए सीखने के तरीक़ों में खेल कूद और आज़ादी की फ़ज़ा होनी चाहिए। यानी कह रहा है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें खेल कूद की भी बातें हो, उसे इनके बारे में बताएं और उसे आज़ादी की फ़ज़ा होनी चाहिए। उसे पता लगे कि यहाँ जो पढ़ने आ रहे हैं हम तो आज़ाद हैं। उसे ग़ुलामी की तरह अगर किसी बच्चे को पढ़ाने लगे तो बच्चा कभी भी कामयाबी और अच्छी तालीम नहीं ले पाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखिए, इस तरह बच्चे खुद अपनी आज़ादी से सीखेंगे। अगर आप उस तरह उसको सिखाएंगे तो बच्चा खुद अपनी आज़ादी से सीखेंगे। उससे पढ़ाई ज़्यादा मौसर होगी, यानी वो ज़्यादा पढ़ाई करने लगेंगे। दूसरी चीज़ जिसका तरीक़े तालीम में ख़याल रखना चाहिए वो बच्चे के जज्बात है। यानी आप अगर तालीम किसी बच्चे को दे रहे हैं तो उनके जज्बात का ख़याल रखें कि वो क्या चाहता है। उसका मतलब ये है कि तालीम में ऐसे तरीक़े नहीं इख्तियार किए जाए जिनसे बच्चों के जज्बात को ठेस पहुँचे। हाँ, कह रहे हैं कि तालीम किसी बच्चे को अगर आप तालीम दे रहे हैं तो ऐसे तरीक़े इस्तेमाल ना करें जिससे बच्चों के जज्बात को ठेस पहुँचे और वो पढ़ने से इनकार कर दे। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, तालीम में ख़याल रखना चाहिए वो बच्चे के जज्बात है। उसका मतलब ये है कि तालीम में ऐसे तरीक़े नहीं इख्तियार किए जाए जिनसे बच्चों के जज्बात को ठेस पहुँचे। हमने पहले ही समझा चुका है कि इन बच्चों को ऐसी तालीम ना दें जिससे वो बच्चों की जज्बात को ठेस पहुँचे और वो पढ़ने से इनकार कर दे। मसलन जिस्मानी सजाएं देना और ज़बरदस्ती पढ़ाना, बच्चों को जलील करना वगैरह। क्योंकि बच्चे को ज़्यादा मारा पीटा भी ना जाए और ज़बरदस्ती पढ़ाना, बच्चों को जलील करना वगैरह ये अच्छी तालीम देने की अलामत नहीं है। तीसरी आम चीज़ ये है कि तरीक़े तालीम बच्चे के माशरती रुझानात के मुताबिक होना चाहिए। यानी जो आप तालीम दे रहे हैं तो बच्चा कौन सा तालीम लेना चाहता है उसके रुझानात यानी उसके मुताबिक होना चाहिए,
تاکہ وہ بچہ زیادہ دور یعنی زیادہ دیر تک پڑھ سکے اور کامیابی کی منزل تک پہنچ سکے۔ مثلاً بچے مل جل کر کام کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی بچے مل جل کر کام کرنا پسند کرتے ہیں، اس لیے ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے جن میں بچوں کو مل جل کر کام کرنے کا موقع ملے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کام کرے، ٹیچروں کو ایسا کام کرنا چاہیے، یعنی جو اچھے استاد ہیں اس کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ بچے مل جل کر کے وہ کام کرے اور اسے مزہ آئے، جسے کہتے ہیں آنند، ہندی میں آنند کہتے ہیں اور اردو میں لذت کہتے ہیں، جس کو بچوں کو لذت آئے اور وہ اچھی طرح سے اس کام کو کرے۔ موقع مل جل کر کرنے کا موقع ملے، جیسے کہ کوئی جنرل نالج کا سوال ہو یا کوئی کھیل کود کی بات ہو، اگر آپ اپنے کلاس میں ان باتوں کو رکھیں گے تو آپ سے بچے جڑے رہیں گے اور آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور آپ سے بہترین تعلیم ان کو ملے گی، کیونکہ اگر آپ بچے پہ سختی کریں گے اور سب سے زیادہ سختی سے پڑھائیں گے تو بچے آپ سے دور ہوتے نظر آئیں گے۔ سختی کرنی ہے بس اتنا ہی جتنا آپ ان بچوں کو ضرورت ہے، ٹائم پر سب چیز تبدیل کرنی چاہیے۔ اچھے استاد کا یہی کام ہے، انہیں عملی زندگی میں حصہ لینے کا موقع بھی دیا جائے، عملی زندگی میں بھی اسے حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ طریقۂ تعلیم میں ذاتی تجربے اور مشاہدے کا بھی موقع چاہیے، ذاتی تجربے اور مشاہدے کا بھی موقع چاہیے۔ دیکھیے، جو بچہ آپ کے پاس پڑھنے آ رہا ہے، آپ کے ذاتی تجربے کیا ہیں اس کے بارے میں کبھی ڈسکس کرے، مشاہدے کا بھی موقع چاہیے، یعنی اسے سوچنے کا بھی موقع دیا جائے۔ مثلاً شہرت کی تعلیم دینے کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں کتابوں سے شہرت کے بارے میں پڑھا دیا جائے۔ دیکھیے، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ شہرت کی تعلیم دینے کا طریقہ یہ نہیں کہ کتابوں کی معاملے اسے سمجھا دیا جائے، کبھی کبھی اپنے لائف کے بارے میں آپ کیسے پڑھے ہیں اور آپ کی زندگی میں کیا کیا رہا ان کے بارے میں اسے بتائیں، یا کسی ایسے انسان کے بارے میں بتائیں جو کامیابی کے منزل تک پہنچنے کے لیے کون سا کام کیا ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے ہندوستان میں بہت سارے ایسے موٹیویٹ اور ایسے ٹیچر ہیں جن کے زندگی کو پڑھ کر ہی انسان، ان کے زندگی کو سن کر ہی انسان اچھے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں میں جو آپ تعلیم دیں گے، جس بچے میں، اس بچے کو اپنے زندگی کے بارے میں بتائیں یا کچھ ایسی زندگی کے بارے میں بتائیں جس سے وہ پڑھنے کا لذت اس میں پیدا ہو جائے۔ آگے دیکھیے، آگے کہتے ہیں بلکہ ان کو اس بات کا موقع دینا چاہیے کہ وہ شہرت کے مختلف معاشرتی طبقوں کے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ ان لوگوں کے پاس جا کر کرے۔ دیکھیے، وہی بات کہہ رہے ہیں کہ معاشرتی طبقوں کے لوگوں کی زندگی کا، یعنی آپ کے سماج میں جو بہترین لوگ ہیں ان لوگوں کے زندگی کا مطالعہ ان کے پاس جا کر کریں، یعنی ان لوگوں کے پاس جا کر وہ بچے کے اندر میں اتنی کوالٹی دے دیں کہ وہ بچہ ان لوگوں سے سوال کرنے کی ہمت آ جائے اور اس سے کچھ باتیں پوچھے اور اس سے سیکھے، ان سے معلومات حاصل کرے، ان کی ذمہ داریوں اور فرائضوں کو سمجھے، یعنی وہ انسان ذمہ داری، یا ڈاکٹر ہے تو کیسے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یا کوئی انجینئر ہے تو کیسے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، کوئی اگر کچھ دوسرے فیلڈ میں ہے تو اپنی ذمہ داری کیسے نبھا رہے ہیں، تاکہ اس بچے کو سمجھ میں آئے۔ اسی طرح جغرافیہ کی تعلیم میں بھی ذاتی مشاہدہ اور تجربے کی اہمیت ہونی چاہیے۔ جغرافیہ آپ سمجھ رہے ہیں، جغرافیہ کس کو بولا جاتا ہے؟ جغرافیہ بھگول کو بولا جاتا ہے ہندی میں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس تعلیم کی اس ذاتی مشاہدے اور تجربے کی اہمیت ہونی چاہیے۔ اس کی اہمیت کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ جغرافیہ آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ دنیا کو نقشے میں اتارنا، پھر اسے اپنے نقشے میں ہی سمجھنا کہ دنیا کے کون سا جگہ کہاں ہے، اسی کو بتانا، ان کے بارے میں ڈسکس کرنا، جگہ کے حالات کو، زمین کے جو حالات ہیں ان کو سمجھنا جغرافیہ ہونی چاہیے۔ البتہ جہاں خود مشاہدہ کرنا ناممکن نہ ہو، وہاں تصویروں اور نقشوں کے ذریعے
पढ़ाना चाहिए, यानी नक्शों तस्वीरों और नक्शों के ज़रिए पढ़ाना चाहिए। मैंने वही कहा, क्योंकि ज़मीन जो होती है उनको नक्शों में देखा जाता है कि हमारा देश कहाँ है और दूसरी कंट्री कहाँ है। इनको नक्शों में ही बच्चों को समझाया जाए और तस्वीरों में ही बच्चों को समझाया जाता है। इसी तरह दूसरे मज़ामीन भी पढ़ाए जा सकते हैं। बच्चों चीज़ ये है, देखिए पांचवें चीज़ ये है कि तरीक़े तालीम में अमल और तख्लीक काम का मौका देना चाहिए, क्योंकि तालीम सिर्फ खामोशी बैठकर सुनने का नाम नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि तालीम सिर्फ खामोशी तहकीक काम का मौका देना चाहिए, पढ़ाया जाए। पांचवी चीज़ ये है कि तरीक़े तालीम में अमल तख्लीक काम का मौका देना चाहिए, क्योंकि तालीम सिर्फ खामोशी बैठकर सुनने का काम नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ किताबों को पढ़ा देना या यही कमाल नहीं है तालीम का, यानी खामोशी सिर्फ किताब को खामोशी से पढ़ा देना ये तालीम का मायार नहीं है। छठी चीज़ ये है, देखिए छठी चीज़ ये है कि तरीक़े तालीम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की इनफरादी सलाहियतों के मुताबिक हो। देखिए क्या कह रहे हैं कि तरीक़े तालीम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की इनफरादी सलाहियतों के मुताबिक हो, यानी बच्चों की इनफरादी सलाहियतों के मुताबिक हो। बच्चा क्या चाहते हैं, किस फील्ड में अपनी मेहनत और अपना जो उनको पढ़ने का जो मज़ा आ रहा है वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसी हिसाब से उस बच्चे को तालीम दिया जाए, ना कि ज़बरदस्ती उसे थोप दिया जाए कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या ऐसे चीज़ पे थोप दिया जाए कि उसको वो बनना है, तो बच्चा ज़बरदस्ती उस फील्ड में नहीं जा सकता। यानी जो बच्चे तेज़ हो उनके काम का मायार ऊंचा होना चाहिए, यानी वो जो बच्चा, अगर आपके क्लास में कोई बच्चा ज़्यादा तेज़ है तो उनका जो मायार है ना वो ऊंचा होना चाहिए, और जो कमज़ोर हो उन्हें उनकी सलाहियतों के मुताबिक काम देना चाहिए। देखिए जो बच्चा आपकी क्लास में अगर कमज़ोर है तो उस बच्चा को ज़्यादा लोड ना दे, ज़्यादा पढ़ाई के मामले में उसको ज़्यादा होमवर्क या ज़्यादा कुछ ना दे कि वो पढ़ाई को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। मुख्तसर अहम कह सकते हैं कि तरीक़े तालीम और जो कमज़ोर हो उन्हें उन सलाहियतों के मुताबिक काम देना चाहिए। मुख्तसर अहम कह सकते हैं कि तरीक़े तालीम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में उस बात का शौक़ पैदा करके वो अपनी सलाहियतों को बराए कार लाए, यानी उनको ऐसा देना चाहिए कमज़ोर बच्चों को जो कि अपने सलाहियतों के मुताबिक बना के लाएँ, या होमवर्क ही दे रहे हैं तो बना के लाएँ अपने सलाहियतों के मुताबिक। अगर आप ज़्यादा लोड दे देंगी उस बच्चे पर तो बच्चा पढ़ाई से मुकर जाएगा और पढ़ाई को छोड़ देगा। ये उस वक्त हो सकता है जब तालीमी अमली बच्चों की दिलचस्पियों और ज़रूरियात के मुताबिक हो, यानी उस बच्चे के दिलचस्पियों और ज़रूरियात के मुताबिक हो। तालीमी अमल दरअसल काम करने का अमल है। तालीमी अमल दरअसल काम करने का अमल है। ये सारी चीज़ किसको करनी है, एक उस्ताद को करनी है। और हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसका उर्दू रखे हैं। तो उर्दू इसलिए रखे हैं कि हम लोग जब अगर डीएलएड आप पास कर लेते हैं, सीटीएट एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, अगर आप शिक्षक बनेंगे तो उर्दू के शिक्षक बनेंगे। इसलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप एक अच्छे टीचर कैसे बनेंगे, इसलिए इस बुक में दिया है कि आपको इसको पढ़ना लाजिमी है। इसलिए तरीक़े तालीम में बच्चे की अमली शिरकत के ज़्यादा से ज़्यादा मौके बहम पहुँचाने चाहिए। बच्चे की अमली शिरकत के ज़्यादा से ज़्यादा मौका बहम पहुँचना चाहिए। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि तरीक़े तालीम बच्चों को नफ्सियात के मुताबिक होनी चाहिए और उसके साथ साथ सीखने के वसूलों के मुताबिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोला है तरीक़े तालीम बच्चों के नफ्सियात के मुताबिक होनी चाहिए, यानी वो क्या चाहता है, नफ्सियात के मुताबिक होनी चाहिए और उसके साथ साथ सीखने का वसूल के मुताबिक होना चाहिए। देखिए आप देखे होंगे स्कूल कॉलेजों में भी बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिसको पढ़ाने का सही तरीका नहीं आता है,
اس سے بچے اس کے پاس پڑھتے نہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ میٹرک کے زمانے میں ہی کوئی بچہ کسی بچے کو پڑھانے لگ جاتے ہیں اور بہترین تعلیم دیتے ہیں، اور کوئی بچہ اسی کلاس میں رہ کر کے اسی کلاس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور بہت سارے بچے اور بہت سارے ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جن کو تو اعلیٰ ڈگری مل چکا ہے بٹ وہ اچھے استاد نہیں بن پائے۔ اس لیے اس سوال میں اس لیے بتایا گیا ہے کہ آپ اچھے استاد کیسے بنیں گے، اس سوال میں پورا جواب کو دے کر کے آپ کو سمجھایا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔